क्या धुरंधर 2 बस एक एंटरटेनमेंट फिल्म है या फिर एंटरटेनमेंट के पर्दे के पीछे ये एक पॉलिटिकल विज्ञापन है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी तरह से स्रोत सामग्री के एक गहरे विश्लेषण पर आधारित है। अच्छा, तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, फिल्म को एक विज्ञापन की तरह कैसे बनाया गया है। दूसरा, मनाने के लिए कौन सी कला का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा, हाल के इतिहास को कैसे बदला गया। चौथा, क्या-क्या चीजें हैं जो जानबूझकर नहीं दिखाई गईं। और आखिर में इसका गैसलाइटिंग प्रभाव क्या है। देखिए, स्रोत इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से। उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कहा कि जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। विश्लेषण के मुताबिक ये बयान फिल्म के राजनीतिक इरादे को लेकर कोई भी शक नहीं छोड़ता। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फिल्म एक विज्ञापन के रूप में। सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मनोरंजन की पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। अब स्रोत का तर्क यह है कि यह सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है बल्कि एक चीट कोड है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि देखने वालों को लगे कि भाई जो भी दिखाया जा रहा है वो तो सच ही है, चाहे फिर उसमें कितनी भी कहानी क्यों ना मिला दी गई हो। इसको समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता है। सोचिए, एक केचप की बोतल है और उसके ब्रांड का नाम ही फ्रेश टोमेटो रख दिया जाए। नाम सुनकर तो यही लगेगा कि सब कुछ एकदम ताज़ा है, पर असल में वो तो सिर्फ एक ब्रांड है। विश्लेषण कहता है कि फिल्म का डिस्क्लेमर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, जो सच होने का एक एहसास तो दिलाता है पर है नहीं। चलिए अब पहले हिस्से से आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण के दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मनाने की कला। यहां हम उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को देखेंगे जिनका स्रोत के मुताबिक फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। स्रोत एक विज्ञापन तकनीक का जिक्र करता है जिसे इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कहानी सुनाने से पहले देखने वालों के मन में कोई बहुत गहरी भावना जैसे गुस्सा या डर पैदा कर दो और फिर उसी भावना के ऊपर अपनी कहानी की पूरी इमारत खड़ी कर दो। अब ये देखिए, ये जो स्लाइड में है ये सच में दिलचस्प है। फिल्म का विलन जो दाऊद इब्राहिम पर आधारित है वो खुद कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। स्रोत इसे एक क्लासिक प्रोपेगेंडा तकनीक मानता है, मतलब दुश्मन से ही हीरो की तारीफ करवा दो ताकि वो और भी बड़ा लगे। इस तकनीक को समझाने के लिए स्रोत एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता है। जरा सोचिए कि थैनोस जैसा खतरनाक विलन ये कहे, स्पाइडरमैन को देखकर तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये सुनते ही स्पाइडरमैन की ताकत अपने आप ही साबित हो जाएगी, है ना? ये एक बहुत सरल लेकिन उतना ही असरदार तरीका है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हाल के इतिहास को फिर से लिखना। ये उन घटनाओं के बारे में है जिन्हें हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और यहीं पर स्रोत के तर्क सबसे मजबूत नजर आते हैं। यहां स्रोत फिल्म के दावों और असलियत को आमने सामने रख देता है। फिल्म दिखाती है कि विदेशी ताकतें और आईएसआई मोदी के खिलाफ थीं, लेकिन जवाबी दावे तो कहानी को बिल्कुल ही पलट देते हैं। जैसे आईएसआई के पूर्व प्रमुख का वो बयान कि वो तो असल में मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। विश्लेषण में एक बहुत तीखी बात कही गई है, वो ये कि फिल्म के कई हिस्से सच्ची घटनाओं से नहीं बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड से प्रेरित लगते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि फिल्म में बताई गई कई बातें उन थ्योरीज से हूबहू मिलती हैं जो सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जाती हैं। नोटबंदी का उदाहरण ले लीजिए। फिल्म में से ऐसे दिखाया गया है जैसे ये 60,000 करोड़ की नकली करेंसी रोकने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था। वहीं स्रोत इसकी तुलना करता है एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरा घर जलाने से। मतलब समस्या के मुकाबले जो समाधान था वो कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी था। और ये देखिए, ये बार चार्ट उस दावे की पूरी हकीकत सामने ले आता है। फिल्म बात करती है 60,000 करोड़ के खतरे की, जबकि आरबीआई के खुद के आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान सिर्फ 43 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी गई थी। दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। और एक और बहुत जरूरी आंकड़ा, आरबीआई के मुताबिक 99.3% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। स्रोत इस फैक्ट का इस्तेमाल ये सवाल उठाने के लिए करता है कि अगर लगभग सारा का सारा पैसा वापस ही आ गया तो फिर फिल्म में जो काला धन और नकली नोट खत्म करने का लक्ष्य दिखाया गया वो आखिर कितना पूरा हुआ। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो इस बारे में है कि एक कहानी क्या बताती है और क्या छिपा जाती है।
स्रोत के अनुसार जो नहीं दिखाया गया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो दिखाया गया है। जैसे कि ये टाइमलाइन देखिए, 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का अचानक दौरा करते हैं और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हो जाता है। स्रोत का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिल्म की कहानी से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। स्रोत कुछ और भी बड़ी चूकों का जिक्र करता है, जैसे पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स को नजरअंदाज करना, अतीक अहमद की हत्या की असलियत और मेजर इकबाल के किरदार की टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी तथ्यात्मक गलती। ये सारी बातें फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं हैं। और अब हम विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से पे पहुंच गए हैं, गैस लाइटिंग प्रभाव। ये इस बात की पड़ताल करता है कि ऐसी फिल्म का देखने वालों की सोच पर अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है। गैस लाइटिंग ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी इंसान या पूरे ग्रुप को धीरे धीरे ये यकीन दिला दिया जाता है कि उनकी अपनी यादें, उनके अपने अनुभव और उनकी समझ ही गलत है। स्रोत का जो अंतिम तर्क है वो ये है कि फिल्म बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रही है। ये उन लोगों को जिन्होंने नोटबंदी के दौरान एटीएम की वो लंबी लाइनें देखी हैं या सुरक्षा में हुई चूकों की खबरें पढ़ी हैं, उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उनका वो अनुभव ही गलत था और असली कहानी तो कुछ और ही है। ये उनकी जीवी हकीकत पर ही सवाल उठा रही है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस बहुत ज़रूरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई फिल्म उन घटनाओं को बदल के दिखाने लगे जिन्हें देखने वालों ने खुद जिया है, खुद अपनी आंखों से देखा है, तो फिर उसका असली मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है या कुछ और।